ओके, लेट अस स्टार्ट विद ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है? एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी। ये 5 प्रॉपर्टीज हमें जो पढ़नी है, और इन प्रॉपर्टीज का क्या चेंजेस है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। कैसे ये प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, किन एलिमेंट्स में इन प्रॉपर्टी का क्या इम्पैक्ट है, हाउ दे चेंजेस विद चेंज इन atomic number along the period or down the group. So let us start with the very first property, that is atomic radii. So the very first property that we are going to discuss is atomic radii. So first of all, note it down about it. The distance from the center of the nucleus, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons. Again, I am repeating, the distance from the center, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons in an atom. ये तो आपने डेफिनेशन लिखी कि ये डेफिनेशन है एटॉमिक रेडियाई की। मतलब क्या हुआ, अगर हम एक एटम में बात करें तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल, कौन सी आउटर मोस्ट शेल? जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है एटम के अंदर, वो है एटॉमिक रेडियाई। अब ये एटॉमिक रेडियाई डेफिनेशन तो यही है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम ये रेडियस मेजर कर सकें एक्सपेरिमेंटली। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एटम कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम एक इंडिविजुअल क्वांटिटी जरूर है, लेकिन इसका जो एग्जिस्टेंस है ये कभी भी सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। एटम हमेशा ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। तो जब एटम ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, वो इस न्यूक्लियस के भी इन्फ्लुएंस में है, और दूसरे एटम जो नेबरिंग है उसके भी इन्फ्लुएंस में है। तो कभी भी हम इंडिविजुअल एटम का जब एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो हम ये एटॉमिक रेडियाई मेजर कैसे करेंगे? सिंगल एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो हम ये डिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने के लिए जो तरीका है, वो या तो हम उसकी कोवेलेंट रेडियाई मेजर करें, वैन डर वाल रेडियाई मेजर करें, आयनिक रेडियाई मेजर करें, या मेटालिक रेडियाई मेजर करें। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियाई कभी भी इंडिविजुअली मेजर नहीं की जा सकती। एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने के लिए हमें या तो उसकी कोवेलेंट रेडियाई मेजर करनी है, या वैन डर वाल रेडियाई मेजर करनी है, मेटालिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई। तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू एक्सप्रेस और मेजर एटॉमिक रेडियाई इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। लेकिन उससे पहले नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। होती क्या है? 1/2 of the distance between 1/2 of the distance between the center of the nuclei of two adjacent similar atoms. Again, I am repeating, 1/2 of the distance, 1/2 of the distance between the nucleus of, between the nucleus या nuclei, between the nuclei of two adjacent similar atoms joined together by covalent bond. Joined together by covalent bond. मतलब कि जो कोवेलेंट रेडियाई है, उसका मतलब क्या? कोवेलेंट रेडियाई का मतलब है ये जो दो एटम्स है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दो एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड कैसे हैं, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। चाहे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें ईच एटम पर,
ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें आउटर मोस्ट शेल पे, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया तो ये जो डिस्टेंस है, जो डार्क लाइन का दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का है। और ये दोनों न्यूक्लियस दो एटम के हैं और ये दोनों एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो वन हाफ मतलब हाफ ये। तो यहाँ पर अगर हम इसको और नीटली बना दें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हटाकर सिर्फ ये दो एटम्स हैं जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है और ये है न्यूक्लियस, तो ये हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। और हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब इसको हाफ कर दें। अब इजीली हाफ कर सकते हैं क्योंकि दोनों एटम सेम टाइप के हैं, दोनों एटम सिमिलर इन साइज हैं, दोनों एक ही एटम है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दोनों एक ही जैसे एटम होने चाहिए। तो जब दो सेम एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ होगा एटॉमिक रेडियस। So in simple language, you can say half of the internuclear distance present between two covalently bonded atoms. दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम हैं तो उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियाई होगा, और जो भी कोवेलेंट रेडियाई हमारी आएगी वही एटॉमिक रेडियाई है। और यहाँ भी एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दो एटम को कंसिडर किया, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ इज एटॉमिक रेडियाई ऑफ ईच। बाद जो दूसरा स्केल है एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने का वो है वैन वाल। वैन वाल एटॉमिक रेडियाई, सेकंड इज वैन वाल। नोटेड डाउन इट्स डेफिनेशन आल्सो। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, half of the internuclear distance between two similar adjacent atom, between two similar adjacent atom, between two similar adjacent atom in solid state, between two similar adjacent atom, between two similar adjacent atom of same substance in solid state, between two similar adjacent atom of same substance in solid state। यहाँ पर अब वैंडर वाल, पहली बात तो वैंडर वाल रेडियाई है क्या। अब जैसे कि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बना है, सॉलिड स्टेट की हम बात करें, गैसियस और लिक्विड स्टेट की इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि गैसियस और लिक्विड स्टेट में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जब दूर है तो उनके बीच का डिस्टेंस लेने का कोई मतलब ही नहीं। यही वजह है कि गैसियस और लिक्विड स्टेट को कंसिडर नहीं किया। लेकिन सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों सेम एटम्स के बीच, जो दोनों एटम्स को एक साथ होल्ड किया हुआ है। किसी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं बना, लेकिन सिर्फ दोनों एटम एक साथ प्रेजेंट है क्लोज विसिनिटी ऑफ ईच अदर में। तो यहाँ पर ये दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे को वीक अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से इस स्टेट में स्टेबल है। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एटम को एक साथ सॉलिड स्टेट में रखा हुआ है वो है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एटम जो कि सेम काइंड है, सिमिलर है, एक ही सब्सटेंस के हैं, एक ही मॉलिक्यूल के हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड स्टेट में एक साथ प्रेजेंट। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका हाफ वैन डर वाल रेडियाई, जो कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ भी ये हो गया आपका वैन डर वाल रेडियाई, विच इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स और टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट टुगेदर बाय या holded together by van der Waal force of attraction. So this will be the van der Waal radii. अब बात करते हैं, तीसरा है मेटालिक रेडियाई।
अब जैसे कि वैंडर वॉल रेडियाई उनमें होती है जो नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटालिक होती है। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में एटम्स, क्योंकि मेटल्स भाई सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सारे मेटल्स हैं, अल्मीनियम है, सारे मेटल्स हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, सभी मेटल्स हैं और सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने की वजह से जो मेटल्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं सॉलिड स्टेट इटसेल्फ। मतलब ये मेटल है, तो ये जो मेटल्स हैं ये सॉलिड स्टेट में अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर देते हैं, जो कि इसी क्रिस्टल की विसिनिटी में रहता है। तो ऐसा लगता है पूरे सॉलिड में पूल है जिसमें पानी के फॉर्म में ये एटम्स हैं और जो समुद्र में जो भी मटेरियल होता है ये फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स है और एक साथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन मेटल एटम्स को एक साथ बाइंड किए हुए है बिना किसी बॉन्ड के, मतलब बिना किसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है सभी मेटालिक एटम्स में। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड अपने आप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मेटल एटम्स को जो एक साथ सॉलिड स्टेट में होल्ड किए रहता है, एक साथ उनको होल्ड किए रहता है, बांधे रहता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल एटम्स के बीच होता है ये है मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर दो एटम मेटालिक बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में है और दोनों ही मेटल्स हैं, तो यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा इसका हाफ इज मेटालिक रेडियस। So note it down. Half of the distance between the center of half of the distance between the center of half of the distance between the center of nuclei, center of the nuclei of two adjacent atoms in metallic crystal. कंपेयर करें तीनों को तो सबसे छोटी एटॉमिक रेडियाई इन तीनों में उसी की है जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो एटम्स थोड़ा दूरी पर रहेंगे, जब एटम्स दूरी पर रहेंगे तो इंटरन्यूक्लियर और डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इन तीनों में जो सबसे वीक फोर्स होगा जिन दो एटम्स के बीच, वहीं पर वैंडरवॉल कह रहे हैं, वहीं पर जो एटॉमिक रेडियाई है वो सबसे लार्ज होगी, मतलब वीक फोर्स लार्ज रेडियाई। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो मेटालिक रेडियाई में भी इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से मेटल एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और इलेक्ट्रॉन जो वहीं पे प्रेजेंट थे वो नेगेटिव। मतलब कहीं ना कहीं एक अपोजिट चार्ज था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग था। कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डिस्टेंस कम था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन अगर हम वैंडर वॉल की बात करें तो वैंडर वॉल में किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ ये दो एटम्स एक साथ प्रेजेंट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं बिना किसी चार्ज को बियर किए। ना ही कोई पार्शियल चार्ज है ना ही कोई कंप्लीट चार्ज है। तो यहाँ पे जो सबसे वीक फोर्स इन तीनों में है वो है वैंडर वॉल, मतलब वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वैंडर वॉल। तो सबसे लार्ज रेडियाई होगी वैंडर वॉल की, the largest will be van der Waal। इसके बाद दोनों में कोई शेयरिंग नहीं, तो इससे स्ट्रॉन्ग मेटालिक और मेटालिक से भी स्ट्रॉन्ग होती है कोवेलेंट। यानी कि कोवेलेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो कोवेलेंट की एटॉमिक रेडियाई सबसे छोटी, उसके बाद उससे वीक मेटालिक, उससे थोड़ी बड़ी और सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैंडर वॉल में, तो लार्जेस्ट विल बी वैंडर वॉल। नोट डाउन दिस पॉइंट। तो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, पहला है अलोंग द पीरियड। तो नोटेड डाउन, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स generally decrease from left to right. Again I am repeating, generally atomic radii of the elements
atomic radii of the elements along the period generally decrease from left to right. Generally decrease from left to right. Why it is decreasing? तो एक हम सेकेंड पीरियड के एग्जांपल लेते हैं. लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियन. ये सेकेंड पीरियड है और इनके एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, I'm writing the same digit, फ्लोरीन का 9 और नियन का 10. अगर हम ध्यान दें तो सभी एलिमेंट्स में 2 ही शेल्स हैं. और अगर आउटर मोस्ट की बात करें तो आउटर मोस्ट में लिथियम से लेकर नियन तक एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है. तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन अगर सेम शेल में ऐड होता है तो वो न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक atomic diagram of here, atomic number 11. Okay, so let us take the atomic orbital diagram of 3 shells, atomic number 11. तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इतने ही प्रोटॉन्स होंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3 शेल्स में. तो 11 प्रोटॉन्स, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन्स 3 शेल्स में डिवाइडेड होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 1. ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का इन 3 शेल्स में. अगर इफ आई आस्क यू कि ये जो फर्स्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है न्यूक्लियस के और इन दोनों पर इक्वल अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, यानी कि 11 प्रोटॉन्स का इंपैक्ट इस पे, 11 प्रोटॉन्स का इंपैक्ट इस पे. 11 प्रोटॉन्स ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया है, यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. हम इलेक्ट्रॉन को इसके अगेंस्ट रिमूव नहीं कर सकते. यही वजह है कि जो शेल न्यूक्लियस के पास होती है वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के उसमें है. और कितना है दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर. यू कि व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूक्लियर चार्ज. यहाँ पे आपको 2 चीजें हम बताएंगे, एक न्यूक्लियर चार्ज और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो हियर व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज आखिर है क्या. So here, the nuclear charge is a force of attraction of nucleus on electrons present in each shell. Nuclear charge is force of attraction of protons present in nucleus over the electrons present in each shell. कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है. तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट शेल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर जो बात कर रहे थे दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर कि डायरेक्ट इंपैक्ट है 11 प्रोटॉन्स का इन दोनों इलेक्ट्रॉन, और ईच इलेक्ट्रॉन इज नलिफाइंग 1 प्रोटॉन चार्ज. तो दोनों पर 11 प्रोटॉन्स का इंपैक्ट आया, दोनों ने अपनी अपनी जगह एक एक प्रोटॉन चार्ज को नलिफाई किया. बचे कितने प्रोटॉन नलिफाई होने के बाद? ओवरऑल 9. सेकेंड शेल के इन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट न्यूक्लियस के कांटेक्ट में, यानी कि बचे हुए जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है किसके? 9 प्रोटॉन्स के. और हर एक इलेक्ट्रॉन अपने लेवल पर एक एक प्रोटॉन का चार्ज नलिफाई कर देगा. क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन लगातार मूव हो रहे हैं और वो इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियस के बचे हुए चार्ज के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे 9 प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बहुत ज्यादा है. और हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह एक एक प्रोटॉन के चार्ज को नलिफाई कर देगा. तो अब हर एक इलेक्ट्रॉन पे 9 प्रोटॉन्स का चार्ज है और हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन को नलिफाई करता जा रहा है. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल
8 इलेक्ट्रॉन्स ने 8 प्रोटॉन्स के चार्ज को नलीफाई कर दिया, बचे कितने 8 प्रोटॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल पे आएगा। इसीलिए अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके ऊपर प्रोटॉन का इम्पैक्ट भी कम होता है। यहाँ पर बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ एक प्रोटॉन का इम्पैक्ट आया जो कि वीक है इन कंपैरिजन। यहीं पे हम एटॉमिक नंबर 12 की अगर बात करें तो एक और इलेक्ट्रॉन होगा और फिर से वही रिपीट करें, ईच पर 12 प्रोटॉन्स का, बचे कितने 10। सेकेंड शेल में ईच पर 10 प्रोटॉन्स का, सबने एक एक नलीफाई किया, बचे कितने 2। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे कितने प्रोटॉन का चार्ज आया, ईच पर 2। एटॉमिक नंबर 13 कर दें तो आउटर मोस्ट पे ईच पर कितने का आएगा 3। एटॉमिक नंबर 14 कर दें तो आउटर मोस्ट पे ईच पे कितने का आएगा 4 का। और यहीं पर हम 15 कर दें आउटर मोस्ट में ईच इलेक्ट्रॉन पे कितने का आएगा 5 प्रोटॉन्स में। तो इसी तरीके से आउटर मोस्ट शेल में जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं वहीं पर उसके ऊपर ईच इलेक्ट्रॉन पर जो प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उस ईच इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन्स को बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे है तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे 5 प्रोटॉन्स का चार्ज है जिसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी नहीं है। दिस इज द रीजन जो भी हमने एटॉमिक रेडियाई में बात की कि अगर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो वो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करता है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस में। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पे न्यूक्लियस का होगा उतना वो न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे। जैसे कि सिर्फ अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो सिर्फ एक प्रोटॉन का चार्ज है जो कि उसे बहुत ज्यादा खींच नहीं सकता, लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे 5 प्रोटॉन का चार्ज है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे जिस वजह से ये डिस्टेंस जो होगा आउटर मोस्ट में कम हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पे प्रोटॉन्स का वो बढ़ता जाता है और वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती जाती है, जिस वजह से क्या एटॉमिक रेडियाई along the period whether van der Waal, metallic or covalent decreases.